चलो, तो ऐसा लग रहा है कैनवास पे किसी ने बड़ा सुंदर ड्राइंग कर दिया, बड़ा अच्छा था। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। तो पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वन डायमेंशनल। तो हमने 3 बेसिक इक्वेशन पढ़ी। ये सब भी तो बता ही दिए थे, तो आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं बस एक ब्रीफ रिकैप दे दे रहा हूँ, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज का। तो हम लोग ये पढ़ते थे कि अगर वेलोसिटी चाहिए तो दैट इज ds बाई dt, फिर अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो दिस इज db बाई dt। ठीक है, ये इक्वेशन ही तो है, ये एक इक्वेशन और ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन का अर्थ क्या है कि एक साइड LHS, एक साइड RHS, दोनों साइड बराबर, तो इक्वेशन हो गया। हाँ, वो जो तुम कन्वेंशनल इक्वेशन पढ़ते हो, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो सब यहीं से प्रकट होगा, यही जड़ है। तो v बराबर ds बाई डी टी, a बराबर db बाई डी टी, और a का एक और पढ़े थे ना बच्चों, क्या था बोलो, v dv बाई ds। ठीक, फिर हमने एक बताया था कि ये तो डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशंस हो गई। फिर अगर अपने को s चाहिए तो कैसे करना है, तो v dt कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है 0 से t, और इंटीग्रेट कर देना है S1 से S2। फिर अगर हमें v चाहिए तो a dt कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है 0 से t में और 0 से v। तो ये सब कर लिया था बच्चों हम लोगों ने, ये सब पीछे कर चुके हैं। ठीक, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगी, वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी दी है तो उसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, एक्सीलरेशन। आप अगर ऐसे ध्यान में, आप ऐसे डेफिनेशन से भी ध्यान में रख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी। तो कोई भी रेट ऑफ चेंज में एक वेरिएबल ऊपर रहता है, एक वेरिएबल नीचे रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, टाइम नीचे, तो वेलोसिटी। फिर ऐसे ही वेलोसिटी ऊपर, टाइम नीचे, तो एक्सीलरेशन। अब अगर इसको आपस में गुणा कर दो तो ds बराबर b dt हो जाएगा। dx का डेरिवेटिव, सॉरी dx का इंटीग्रेशन s, यहाँ ds है और यहाँ भी dv है। तो जब आमने सामने कर देंगे तो फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना। कई बार बच्चों का ये कन्फ्यूजन हो जाता है जब थोड़ा कमजोरी रहती है पढ़ाई में, कि सर कब इंटीग्रेशन करना है, कब डिफरेंशिएशन करना है। तो बिल्कुल उसमें चिंता नहीं करना है, आपको डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशन से आपको क्या करना है, डेरिवेटिव वाली इक्वेशंस लिख देनी है। और जब डेरिवेटिव वाली इक्वेशन जो आ जाएंगी तो आमने सामने जो है ये dt यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ dt शिफ्ट कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। तो कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, तो कहोगे सर v को इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। कोई पूछे वेलोसिटी कब मिलेगी, सर a को इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये समरी थी बेसिक। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि साहब देखिए ऐसा है कि अब ये नॉन यूनिफॉर्म में भी एक्सेलरेशन की बात करें तो ये 2 वैरायटी का हो गया। हो सकता है ये वेरिएबल हो जाए और हो सकता है कि ये कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, तो अब बच्चों क्या होता है, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम इनको सॉल्व करके एक डायरेक्ट जो 3 इक्वेशंस आती हैं मोशन की, जो आप सब लोग जानते होंगे, तो वो इक्वेशन लिख लेते हैं, उनसे काम चला लेते हैं। तो अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है 1D में, तो वो 2 तरह का है। एक तो एक्सेलरेशन उसका वेरिएबल हो, एक बार एक्सेलरेशन कैसा हो, फिक्स्ड हो। तो अब इसको कैसे करना है जरा सीखो ध्यान से। पहले क्या करते हैं कि ये जो हमने ये जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किया, इसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा ये बात समझ में आएगी कि कब डेरिवेटिव करना है, कैसे करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है। फिर हम लोग एक्सेलरेशन की चर्चा करेंगे कि कांस्टेंट में क्या होगा। तो
कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप नोट करिए बच्चों। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक x का वैल्यू दिया है विच इज टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम चेंज होने पर x चेंज हो रहा है, और लिख दिया है कि पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव करता है। अब आपको 3-4 चीज़ें पूछी हैं। जैसे सबसे पहले पूछा है कि वेलोसिटी बताइए, पोजीशन बताइए टाइम t इक्वल टू 0 पर। फिर चेक करिए यूनिफॉर्म है कि नहीं मोशन। फिर है चेक करना है कि पार्टिकल की पोजीशन बताइए। सब चीज़ें हैं, तो एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, एकदम एलिमेंट्री लेवल का बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने x को लिखा, तो x की वैल्यू है 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t मीटर। बच्चों ध्यान दो, तो ये x क्या है, पार्टिकल की पोजीशन है अलोंग x एक्सिस। तो t चेंज करने से दैट पोजीशन इज ऑल्सो चेंजिंग। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी बताइए और पोजीशन बताइए, तो पहले पोजीशन ही कर लेते हैं। तो x की वैल्यू बतानी है t इक्वल टू 0 पर। तो x की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर चेक करोगे तो कितना आ जाएगा। तो t को 0 रख देंगे तो 20 मीटर हो गया। तो मतलब ये हुआ कि इनिशियली हमारा जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से कितना आगे है बच्चों, 20 मीटर आगे है ना। तो ये पार्टिकल है या कोई भी मूविंग व्यक्ति है। सो दिस इज 20 मीटर अहेड ऑफ ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये पहला रिजल्ट हो गया। अब बात चली कि साहब आप t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी भी बता दीजिए। तो t इक्वल टू 0 पर अगर इसकी वेलोसिटी बतानी है तो कैसे, एक बार ये इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाद में भी काम आ जाएगा। x की वैल्यू दी हुई है अपने को 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। चलो देखो ध्यान से। अब बात हुई कि हमें इसकी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी बतानी है। तो वेलोसिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, dx बाई dt। बच्चों ध्यान से समझें, अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो x को डिफरेंशिएट करना है। तब इसको डिफरेंशिएट करो। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो t क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t, और 20 तो डेरिवेटिव होगा नहीं उसका, वो तो 0 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो बच्चों कभी भी अगर x दिया है और इंस्टेंटेनियस, अच्छा एक चीज और, यहाँ वेलोसिटी में ये नहीं पूछा है कि इंस्टेंटेनियस बताइए कि एवरेज बताइए। तो अगर एक टाइम फ्रेम नहीं दिया है और केवल इतना पूछा है वेलोसिटी बताइए, तो अंडरस्टूड है कि वो कौन सी वेलोसिटी है, बोलो इंस्टेंटेनियस, है ना। अगर कह दें कि साहब शुरू से लेके अगले 10 मिनट तक बताइए कितनी वेलोसिटी है, तो फिर अगर एक आंसर देना है तो नेचुरली हमें कौन सा आंसर देना होगा, एवरेज आंसर देना होगा। बट केवल वेलोसिटी पूछिए तो इंस्टेंटेनियस। अब ये वेलोसिटी भी जो है टाइम का जो है फंक्शन आ रहा है, टाइम पर डिपेंडेंट है। तो ये भी चेंज हो रही है एज टी चेंजेस। ये भी बदल रही है जैसे जैसे समय बदल रहा है। अब अगर आपसे वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जा रही है t इक्वल टू 0 पर, तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने लिखा इसमें t को 0 रख दीजिए। तो t को 0 रखने से ये 0 ही आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली बच्चों जो हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, वो कैसा है, रेस्ट में, है ना। v की वैल्यू कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो व्यक्ति है जो चल रहा है वो इनिशियली रेस्ट में। ध्यान से सीखो। तो x की वैल्यू बताई t इक्वल टू 0 पर, फिर x को डिफरेंशिएट किए तो v आ गया। v की वैल्यू भी बताई t इक्वल टू 0 पर। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं। हाँ, डिफरेंशिएशन में क्या दिक्कत है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, और 12t, अच्छा यहाँ t एक्स्ट्रा हो गया मेरा, ये t हटा दो, t हटा दो तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा आंसर। तो तुमने ठीक ही पूछ लिया। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई -12 मीटर पर सेकेंड।
नहीं। देखो वेलोसिटी इनिशियली -12 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है बच्चों, इनिशियली रेस्ट में नहीं है। अब -12 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा -12 मीटर पर सेकेंड से इसने चलना चालू किया, तो ये इनिशियल है, अभी रिटार्डेशन की बात नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब होता है चले और फिर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाए, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब दूसरा पोर्शन है कि चेक करिए कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है बच्चों, समय के साथ साथ चेंज हो रही है। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है कि ये मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो आंसर होगा कि साहब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसको भी लिख लिया जाए। तो बात है कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। चलिए 2 पार्ट हो गए। अब देखो तीसरा पार्ट सीखते हैं। तो तीसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कि जब इसकी वेलोसिटी 0 है तो बताइए पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा। अब ये सब बहुत इजी है बच्चों, देखो कैसे। वेलोसिटी 0 है तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताना है। उससे पहले हम एक चीज को और एनालाइज कर सकते हैं, इसके पूरे मोशन के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं बच्चों। ये इस बात को देखो ध्यान से। शुरुआत में हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से 20 मीटर दूर है, तो x की जो वैल्यू आई थी वो प्लस आई थी बच्चों, जरा देखो। लेकिन v की वैल्यू माइनस आ गई, तो आपने सोचा कि v की वैल्यू माइनस है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन सामने हो गई। अच्छा, अब अगर इसमें जैसे कहें कि जब इसकी वेलोसिटी 0 है तो बताइए इसकी पोजीशन क्या है। तो आपने जैसे वेलोसिटी को लिखा, तो आपकी वेलोसिटी है 3t² - 12, इसको आपने 0 किया। तो जैसे ही आप इसको 0 करेंगे तो t² जो है वो 4 आ जाएगा, तो t का जो वैल्यू है वो ±2 आ जाएगा। अब टाइम बच्चों नेगेटिव तो होता नहीं है, तो टाइम की जो वैल्यू है वो कौन सी एक्सेप्टेबल है, पॉजिटिव वाली। तो यहां से जो टाइम की 2 वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू +2 आई है और एक वैल्यू आई है -2, तो ये तो बेकार है, यही सही है। तो अब सीखो। तो इनका कहना है कि साहब t = 2 यानी 2 सेकेंड होते होते पार्टिकल रुक जाता है। तो 2 सेकेंड होते होते पार्टिकल रुक जाता है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये इनिशियली आ रहा है पीछे, लेकिन इस पर एक्सीलरेशन लग रहा है आगे, तभी तो रुकेगा। ये इनिशियल आ रहा है पीछे, बट एक्सीलरेशन कहाँ लग रहा है, आगे। तो ये आगे आ रहा है, ये पीछे आ रहा है, एक्सीलरेशन आगे की तरफ लग रहा है, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, और एक समय आएगा जब वो घटते घटते क्या हो जाएगा, 0। तो अब जब ये t = 2 सेकेंड पे आया, तो हमारी जो एनालिसिस है वो थोड़ा इधर आना चाहिए, यानी उसका जो पोजीशन आना चाहिए वो 20 मीटर से कम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें कि साहब पोजीशन बतानी है जब वेलोसिटी 0 हो जाए, तो x की वैल्यू देखो कैसी आएगी। तो अगर x की वैल्यू बतानी है t = 2 सेकेंड पर, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो x वो लिखा हुआ है 20 + t³ और -12 × 2, तो क्या उत्तर आ रहा है, 28 यहां से हो जाएगा और -24 बच्चों 4 मीटर आ रहा है। देखो, तो ये जो मूविंग व्यक्ति है, ये जो मूविंग पर्सन है, ये यहां पर खड़ा था कब, ये यहां पर खड़ा था जब t = क्या था, 0। अब ये पीछे चल रहा है -12 मीटर पर सेकेंड से, और चलते चलते जो है 2 सेकेंड बाद ये यहां आके खड़ा हो गया, और अब ये जो है वो किस पोजीशन में है, अब ये रेस्ट की पोजीशन में आ गया। और ये रेस्ट की पोजीशन आने में उसको कितना समय लगा, 2 सेकेंड का समय लगा। तो 2 सेकेंड में रेस्ट में क्यों आ गया, क्योंकि ये आ रहा था पीछे, एक्सेलरेशन लग रहा होगा आगे। ठीक।
वैसे तो यहाँ कहीं एक्सेलरेशन, अच्छा 5वें स्टेप में एक्सेलरेशन भी पूछा, जरा एक्सेलरेशन की भी चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो ये इसकी जो लोकेशन है, अब वो इतनी लोकेशन बच्चों 4 मीटर, 4 मीटर्स है ना, ये 4 मीटर हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट है, और फिर फोर्थ जरा देखें क्या है। फोर्थ में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे चर्चा करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड थोड़ा और खतरनाक होता है। पहले चलो एक्सेलरेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ा और डेंजर है, तो एक्सेलरेशन जरा देख लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या है। तो अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखें, तो अब एक्सेलरेशन चाहिए बच्चों। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे लिखोगे, dv/dt। तो v तुम्हारा यहां पे लिखा हुआ है 3t² - 12। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 6t, और 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहां से जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया बच्चों, 6t आया। अब तुम जरा इसको देखो एक्सेलरेशन को, तो ये जो एक्सेलरेशन है 0 से या कोई भी टाइम डाल दें तो हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये तो t तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो एक्सेलरेशन जो भी आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है आगे की तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। देखो, तो ऐसा होना ही चाहिए था। पार्टिकल इनिशियल आ रहा है पीछे, एक्सेलरेशन लग रहा है आगे, तो ये एक्सेलरेशन एक ना एक समय उसको रेस्ट में लाएगा। देखो ध्यान से, अब जैसे ही वो रेस्ट में आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ धक्का दे रहा है, तो फिर रेस्ट में आके फिर वो आगे की तरफ चलने लगेगा। तो t = 2 सेकेंड तक वो रेस्ट में आ गया, और फिर 2 सेकेंड के बाद उसकी जो भी यात्रा होगी वो यात्रा कैसी होगी, फिर आगे की तरफ होगी। तो अब जैसे अगर हमें जो डिस्टेंस बताना है, तो थोड़ी हमें उसका ट्रेजेक्ट्री समझ में आया। तो देखो ट्रेजेक्ट्री क्या है। जैसे फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों, गौर से देखो, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, देखिए समझिए। तो जो हमारा पर्सन है या ऑब्जेक्ट जो भी कह लें, शुरुआत में यहां खड़ा हुआ है, फिर पीछे चला, देखो देखो देखो, पीछे चला। कितनी देर तक पीछे चल रहा है, 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक पीछे चला। ये उसका इनिशियल स्टेज है t = 0, और t = 0 पर वो किस स्पीड से मूव करता है, -12 मीटर पर सेकेंड से। 2 सेकेंड चलते चलते बेचारा रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। अच्छा, थ्रू आउट इट्स मोशन, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो कहाँ काम कर रहा है, आगे की तरफ काम कर रहा है। जब 2 सेकेंड बाद रेस्ट में आ जाएगा तो फिर से अभी आगे की तरफ चलने लगेगा, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द मोशन कहाँ है, आगे की तरफ। इस तरह से इसका मूवमेंट है। ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि पहले 5 सेकेंड में ये कितना मूव कर रहा है, इसकी डिस्टेंस बताओ। तो कभी भी अगर डिस्टेंस के क्वेश्चन आए तो तुम्हें ये समझना होगा कि उसका मोशन इन 1 डायमेंशन तो है, लेकिन ये देखना पड़ता है क्या वो लगातार एक ही दिशा में चल रहा है, या फिर वो एक दिशा में जाके रेस्ट में आ रहा है फिर दूसरी दिशा में चल रहा है। तो अगर हम इसके पूरे मोशन को हमने ऑब्जर्व कर लिया है, तो अब देखो डिस्टेंस आराम से बताई जा सकती है। तो ये डिस्टेंस तो हमने शुरुआत में निकाल ली थी, कितनी थी बच्चों, ये 20 मीटर थी। नहीं, 20 मीटर नहीं थी, 20 मीटर तो ओरिजिन से थी, और 2 सेकेंड तक 4 मीटर हो गया था, और शुरू में 20 मीटर था। तो ये डिस्टेंस कितना था जी, 16 मीटर था ये। देखो इनिशियल कितनी दूरी पे था ओरिजिन से, 20 मीटर दूरी पर,
और 2 सेकंड बाद कितनी दूरी रह गई थी? 4 मीटर। तो कितना ट्रेवल कर लिया इसने? 16 मीटर। अब जैसे 16 मीटर ट्रेवल किया, फिर रेस्ट में आ गया, फिर इस तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये जो टाइम है ये है t इक्वल टू 2 सेकेंड, और यहां मान लीजिए हमने लिख दिया ये है t इक्वल टू 5 सेकेंड। तब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में कितना ट्रेवल किया। तो कैसे देखोगे? तो ऐसे देखोगे कि आपका जो x था वो कितना था? x कहाँ चला गया? 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। तो यहाँ लिख देते हैं। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो है 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। बच्चों सीखो। तो x की वैल्यू t इक्वल टू 2 पर कितनी आ रही थी? 4 मीटर। अब x की वैल्यू देखो t इक्वल टू 4 पर t इक्वल टू 5 पर कितनी आ रही है? क्योंकि हमें 5 सेकेंड तक चाहिए, तो इसमें t की जगह अब आपको 5 रख देना होगा। तो 20 प्लस 5 क्यूब माइनस 12 इंटू 5, तो ये उत्तर हो जा रहा है 20 प्लस 125 माइनस 12 पंचे 60। तो 145 में 60 निकल गए, कितने बचे जी? 85। 85 मीटर बचा जी। देखिए समझिए। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। अब t इक्वल टू 5 पर हमने उसका x का वैल्यू देख लिया। तो ओरिजिन यहां पर है जी, ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और यहां से ये डिस्टेंस कितनी थी? 4 मीटर। अब ओरिजिन यहां पर है, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर ये पहुंच गया? 85 मीटर, 85 मीटर पर पहुंच गया। यानी कि यहां से ओरिजिन से अगर डिस्टेंस ली जाए तो 5 सेकेंड होते होते 85 मीटर के मार्क पर वो खड़ा हुआ है। 1 सेकेंड। तो अब यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है ये सोचो। टोटल है 85, उसमें 4 हटा दो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 81 मीटर। तो कुल कितनी यात्रा रही व्यक्ति की? व्यक्ति की यात्रा रही 16 मीटर पीछे, 81 मीटर आगे। तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 97 मीटर ट्रेवल किया। बात समझ आएगी? देखो, शुरुआत में वो ओरिजिन से 20 मीटर की दूरी पे था, 2 सेकेंड बाद वो 4 मीटर की दूरी पे खड़ा, यानी 16 मीटर पीछे आया, और 2 सेकेंड बाद चूंकि वो रेस्ट में आ गया, तो फिर अब उसको आगे चलना है क्योंकि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, और 5 सेकेंड बाद वो जो है 85 मीटर के मार्क पर खड़ा है। तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर है, तो 85 में 4 हटा दो, 81 मीटर। तो अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 से 5 तक ही पूछा जाए, और भी कोई टाइम फ्रेम ले सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 16 मीटर प्लस 81 मीटर, 97 मीटर। ऐसा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते तो क्या आंसर देते? अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछ देते, बोले कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आंसर क्या दोगे? तो ये तो टोटल डिस्टेंस की बात हो गई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात हो गई। पूछते डिस्प्लेसमेंट बताइए इस ड्यूरेशन में कितना हुआ। देखो बच्चों, सीखो। शुरुआत में हमारा जो व्यक्ति था वो 20 मीटर दूर था, और 5 सेकेंड बाद कितने मीटर दूर खड़ा है? 85 मीटर। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? पहले ओरिजिन से 20 मीटर की दूरी पे था, फिर 85 मीटर की दूरी पे, तो 65 मीटर का डिफरेंस आया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए इन ड्यूरेशन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड,
तो हम डिस्प्लेसमेंट का आंसर देंगे 85 मीटर पे खड़ा हुआ है और पहले 20 मीटर था, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि S2 माइनस S1 ऐसे सोच सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आ गई है वो 65 मीटर। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग बातें हैं बच्चों, तो बहुत ध्यान से करना है। तो कभी भी हमें अगर सब कुछ सही आंसर लिखना है तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल मोशन कैसा है, कितनी देर आगे चला, कब रुका, फिर कब पीछे आया। ये सब बात अगर समझ में आएगी तो हम फिर एक्चुअल सब सही आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका मोशन कैसा है फिर समझ लीजिए। शुरुआत में 20 मीटर के मार्क पे खड़ा हुआ था, फिर पीछे आने लगा क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड कैसी थी, नेगेटिव, और उसका एक्सीलरेशन था पॉजिटिव। तो ये आ रहा था पीछे लेकिन एक्सीलरेशन चाह रहा था कि जाए आगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो रुक गया। रुकने में उसको कितना समय लगा, तो रुकने में उसको 2 सेकंड का समय लगा। 2 सेकंड बाद हमने देखा तो वो 4 मीटर के मार्क पर आ गया था। अब जैसे ही वो रुक गया बच्चों, तो एक्सेलरेशन तो उसको हमेशा आगे ही ले जाना चाहता है, तो फिर वो आगे जाने लगेगा। एक्सेलरेशन किसी भी कारण से हो सकता है। आप ऐसे सोच लो कि कुछ भी ऐसे कोई फोर्स है जिसके चलते, कोई फोर्स है जिसको आगे ले जाना चाहता है, वो आ रहा है पीछे। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर बना। ये आंसर डिस्प्लेसमेंट के लिए है जो कि पूछा नहीं गया था लेकिन हमने कर लिया, और ये आंसर ऊपर वाला डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर होगी? हाँ, जब वो एक ही दिशा में चलेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी जैसी है उसी दिशा में अगर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगी। एक बात इसमें और भी पूछ सकते थे कि बताइए कि जैसे एक तो पूछे थे कि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं, ये पूछा गया था। एक्सेलरेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं। तो देखो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या आया था क्वेश्चन में सॉल्व करने में, ये आया था a बराबर 60। तो 60 क्या है, टाइम बदलने पे ये भी बदल रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारा एक्सेलरेशन भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वन क्वेश्चन इज सफिशिएंट टू लर्न एवरीथिंग बच्चों, प्रोवाइडेड यू पे अटेंशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए।